हेलो स्टूडेंट्स, सर्दी का प्रकोप जारी है। हाँ, साथ में कोरोना का भी। हालांकि वैक्सीन की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी तक मार्केट में वैक्सीन आई नहीं है। तो हम पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकते कि हम अपनी जो जीवन जीने की शैली है उसको पहले की तरह वापस पटरी पर ला सकते हैं। फिर भी सावधानी बरतने के साथ साथ अगर अपना जीवन जिया जाए तो अभी तक हम सुरक्षित हैं। और इसी कड़ी में हम जो अपना ऑनलाइन पढ़ने का सिस्टम है या तकनीकी के ज़रिए जो पढ़ने का हमारा मेथड है वो कारगर साबित हो भी रहा है। हालांकि थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन फिर भी हम समय पर चलते हैं और परीक्षा होने में अभी भी हमारे पास इतना समय है कि हम अपनी तैयारी को एकदम मजबूत कर सके। तो अभी तक जितनी क्लासें हमने ली है उन्हीं में अगली आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो पहला पेपर है, यानी फर्स्ट पेपर जो हमारा है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम मुगल काल को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मुगल काल के विषय में हमने कुछ क्लासें ली भी हैं और आज उसी कड़ी में हम अगली क्लास ले भी रहे हैं। तो इस मुगलकालीन व्यवस्था में, इस मुगलकालीन कड़ी में आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं, वो बिंदु भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वो है राजस्व व्यवस्था से संबंधित। किससे? राजस्व व्यवस्था से संबंधित। राजस्व व्यवस्था किसकी? मुगल काल की। तो मुगल काल की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में हमने पढ़ा और उसमें हमने देखा कि वो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और मुगल काल के बाद या मुगलकालीन जो प्रशासक थे, सम्राट जो थे, शासक जो थे, उनके पश्चात जो व्यवस्था आई उसमें भी उनको कहीं ना कहीं फॉलो किया गया। तो उसी शासन व्यवस्था का एक भाग जो राजस्व व्यवस्था थी उसके विषय में आज हम बात करेंगे। और इस राजस्व व्यवस्था के विषय में या मुगलकालीन प्रशासन के विषय में सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है अकबर का, कि अकबर ने जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, अकबर ने जो राजस्व व्यवस्था लागू की, उस राजस्व व्यवस्था को ही उसके बाद वाले शासकों ने भी लागू किया। हालांकि जहांगीर और शाहजहां के बाद में, खासतौर से शाहजहां और औरंगजेब के समय में ये बहुत खराब व्यवस्था हुई, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। लेकिन अकबर ने जो व्यवस्था लागू की थी उसकी सबसे ज़्यादा प्रशंसा होती है और उसी का कुछ न कुछ अंश आज भी हमें देखने को मिलता है। तो अकबर की जो राजस्व व्यवस्था है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है भूमि कर के संबंध में, भूमि कर की व्यवस्था के संबंध में, कि उसने भूमि कर के विषय में क्या क्या सुधार किए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि टोडरमल जो है, राजा टोडरमल, ये इसके भू राजस्व से संबंधित, किससे? भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित, राजस्व व्यवस्था से संबंधित अधिकारी थे। यानी इसका जो विभाग था, भू राजस्व विभाग, वो किसके पास था? राजा टोडरमल के पास। तो राजा टोडरमल को जब ये अधिकार दिया गया, यानी एक तरह से उनको जो पद दिया गया, उस पद को तुर्की भाषा में या मुगल भाषा में क्या कहा गया था? दीवाने अशरफ। दीवाने अशरफ थे कौन? राजा टोडरमल। तो इस पद पर आसीन होने के पश्चात, यानी इस पद को संभालने के बाद राजा टोडरमल ने जो काम किया वो सबसे पहले क्या किया? उन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि की पैमाइश, पैमाइश से मतलब है इसकी नापजोक, इसका मेजरमेंट करवाना, नापजोक करवाना। ठीक है। तो राजा टोडरमल ने जो अपने पद पर रहते हुए जो नापजोक करवाई, राजस्व व्यवस्था को ध्यान में रख करके उसने जो सुधार किए, उन सुधारों में सबसे पहला सुधार आता है भूमि की पैमाइश करवाना। और उन्होंने भूमि की पैमाइश जो करवाई उसमें रस्सी के स्थान पर उसने किसका उपयोग किया? उन्होंने बांस का उपयोग किया।
यानी रस्सी जो है वो तो फिर भी नापने में, जैसे मान लो कभी ढीली छोड़ दी, कभी खींच कर नाप ली, तो उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बांस से जो नाप ली गई वो निश्चित आई, यानी वो फिक्स रही। और उन्होंने बांस से नाप लेते समय क्या किया, जैसे मान लीजिए ये बांस है तो इसके दोनों मुंहों पर छल्ला लगा हुआ रहता था इस तरह से, ताकि ये फैले नहीं, ये फटे नहीं, और दूसरा बांस इसके साथ जोड़ा जा सके इस तरह से, यानी एक तरह से एक कड़ी या एक चेन बनाई जा सके। तो इन्होंने पहला जो सुधार किया वो क्या किया कि रस्सी की जगह इन्होंने बांस का प्रयोग किया। और फिर दूसरा जो सुधार किया, उन्होंने क्या किया कि भूमि को 4 भागों में बांट दिया, यानी 4 प्रकार उन्होंने भूमि के बता दिए कि भूमि 4 प्रकार की होगी। अब इन 4 प्रकारों में 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है पोजल, दूसरा है परवती, फिर तीसरा है चाचर, और अंत में आता है बंजर। अब ये जो पोजल भूमि थी, इसमें इन्होंने क्या बताया कि एक वर्ष में अगर कोई 2 फसलें बो रहा है तो वो पोजल भूमि के अंतर्गत आएगा। यानी किसी भूमि में या किसी स्थान विशेष में अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में 2 प्रकार की फसलें बो रहा है तो वो क्या कहलाएगी? वो पोजल भूमि कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से पर्वतीय भूमि जो है, उस पर्वतीय भूमि के विषय में उन्होंने क्या बताया कि एक वर्ष में उसने एक फसल बोई और फिर कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया और फिर अगले साल वो दूसरी फसल बोएगा, तो वो कौन सी कहलाएगी? पर्वतीय फसल कहलाएगी। ठीक उसी तरह से चाचर जो भूमि है, उसमें उन्होंने क्या बताया कि एक फसल बोने के बाद उसको, यानी उस भूमि को 3-4 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया गया, तो वो चाचर भूमि कहलाएगी। और बंजर भूमि वो जो कभी उपयोग में ही नहीं आई या भूले भटके, कभी भूले बिसरे वो कभी काम में आ जाती हो, तो वो बंजर भूमि कहलाएगी। यानी उन्होंने भूमि के 4 प्रकार बता दिए, पोजल, पर्वतीय, चाचर और बंजर। अब इसके बाद में जो उन्होंने राजस्व कर का निर्धारण किया, इन भूमि के आधार पर जो राजस्व निर्धारण किया कि कौन सी भूमि से कितना कर लिया जाना है, राजस्व निर्धारण जो उन्होंने किया, उसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो ऊपर वाली 3 भूमियां हैं, ये तीनों, इनमें हर एक भूमि को उन्होंने 3 भागों में और बांट दिया। यानी 3 प्रकार इसके, 3 प्रकार इसके और 3 प्रकार इसके, तो कुल मिलाकर के 9 प्रकार की भूमि होगी। और ये 3 प्रकार कौन से? अच्छी, मध्यम और खराब। यानी उत्तम, मध्यम और खराब। ठीक इसी तरह से यही 3 प्रकार यहाँ भी रहेंगे और यही 3 प्रकार यहाँ भी रहेंगे, उत्तम, मध्यम और खराब, उत्तम, मध्यम और खराब। तो कुल मिलाकर के 9 प्रकार की भूमि उन्होंने बता दी, यानी 9 प्रकार से उन्होंने कर का निर्धारण कर दिया। अब कर का निर्धारण करते वक्त उन्होंने क्या किया कि जैसे पिछले 10 वर्षों के आधार पर जो पैदावार हुई, पिछले 10 वर्षों में जो पैदावार हुई, उस पैदावार को उन्होंने क्या किया, पिछले 10 वर्ष में जो पैदावार हुई, 10 वर्षों के पैदावार को पिछले 10 वर्षों के भाव से उन्होंने गुणा किया और फिर जो अमाउंट आया उस कुल अमाउंट में उसने भाग दे दिया किसका? 10 का। और फिर जो उनके पास उत्तर निकल करके आया, उस निश्चित अनुपात के आधार पर उन्होंने कर का निर्धारण कर दिया कि आने वाले समय में इतना कर इनसे लिया जाना है। यानी पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने भूमि को 4 भागों में बांटा, फिर उनमें से प्रत्येक को 3 भागों में बांट दिया, बंजर को उन्होंने किसी तरह से नहीं गिना। और उसके बाद जो उपज का या धन में जो कर की व्यवस्था की गई, उस कर की व्यवस्था उन्होंने क्या की कि पिछले 10 वर्ष के भाग को गुणा करके या जोड़ करके उसमें 10 का भाग दिया, फिर जो अमाउंट निकल करके आया उससे उन्होंने निर्धारित किया कि कर किस रूप में लिया जाना है या कितना लिया जाना है। और औसत उपज का उन्होंने कितना भाग मांगा? 1/8वां भाग जो है वो उन्होंने कर निर्धारित किया, यानी जितनी उपज होगी उसका 1/8 भाग कर के रूप में देना होगा। फिर जो कर निर्धारण किया गया उसमें जो प्रथाएं लागू की गई, कर निर्धारण किया लगान वसूलने की, कि लगान किस तरह से लिया जाएगा। तो सबसे पहली व्यवस्था तो उन्होंने की माल गुजारी की, माल गुजारी व्यवस्था।
इस मालगुजारी व्यवस्था में क्या था कि वर्ष में दो बार उनसे लगान वसूला जाता था, एक गर्मी में और दूसरा सर्दी में। फिर ऐसे ही जो जाब्ती प्रथा है, इस जाब्ती प्रथा में क्या था कि लगान का जो है निश्चय वो फसल के आधार पर होता था। फसल के आधार पर निर्णय, यानी लगान जो उन्होंने वसूल किया, लगान जो उन्होंने निर्धारित किया, वो किसके आधार पर किया? फसल के आधार पर, कि फसल का उत्पादन कितना है, उस आधार पर उन्होंने इस चीज़ का निर्धारण किया। फिर जो अगला प्रकार था वो था नस्ल या कबकूत प्रथा। इसमें क्या था? खड़ी फसल को देख करके अनुमान लगा लेना, खड़ी फसल के आधार पर कर का निर्धारण कर देना। यानी खड़ी फसल देख करके ये अनुमान लगा लेना कि इसका उत्पादन कितना होगा, और उसी के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया? कर का निर्धारण कर दिया कि इसका उत्पादन अगर इतना होता है तो इतना कर दिया जाना चाहिए। तो 3 प्रकार की प्रथाओं के विषय में हमने पढ़ा। और फिर चौथा जो है वो था गल्ला बख्शी या बटाई प्रथा। क्या? गल्ला बख्शी या बटाई प्रथा। बटाई प्रथा इसमें क्या था कि फसल को काट लेने के बाद, फसल कटाई के पश्चात जो उत्पादन हमारे सामने आया उसको किसान और सरकार दोनों आपस में बांट लेंगे। ये लगान की एक व्यवस्था थी। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि उन्होंने 4 प्रकार की प्रथाएं लागू की। एक मालगुजारी, जिसमें किसान जो है वो वर्ष में 2 बार लगान देगा, 2 बार कर देगा। जाब्ती प्रथा में फसल के आधार पर निर्णय किया जाता था, जो फसल सामने आएगी उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा कि फसल का कर कितना लगना है। और नस्ल या कबकूत में क्या था? खड़ी फसल के आधार पर ही निर्णय कर लिया जाता था कि इसका कर कितना लगेगा। अंत में जो गल्ला बख्शी या बटाई प्रथा है उसमें ये बताया जाता था कि फसल को काटने के बाद जो उत्पादन आया उसमें आधा किसान के पास और आधा सरकार के पास। अब ये जो राजस्व विभाग था इसके मुख्य कर्मचारी कौन? राजस्व विभाग के कर्मचारी। तो इसमें कर्मचारी कौन होते थे? इसमें कर्मचारी होते थे जैसे आमिल, बितिच्ची, खजानदार, कानूनगो और पटवारी। इस तरह के इसमें अधिकारी थे। कौन कौन? आमिल, बितिच्ची, पटवारी और खजानदार। और इन सब का काम उन्होंने बांट रखा था कि किस व्यक्ति को या किस अधिकारी को क्या काम करना है। किसानों को इस हर एक कार्य के लिए अधिकारी नियुक्त करने के साथ साथ किसानों को भी ये छूट दे दी गई थी कि वो अगर चाहें तो सीधे राजकोष में भी अपना कर जमा करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि राजकोष में जब वो सीधे कर जमा करवाने जाएंगे तो जो सरदार हैं या जो जागीरदार हैं इनका बिचौलियापना जो है वो समाप्त हो जाएगा, और किसान जो है वो सीधा राजा के या सम्राट के संपर्क में रहेगा। और इसके साथ साथ 10 वर्षों के लिए इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया कि 10 वर्ष तक यही कर निर्धारण रहेगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो व्यवस्था की गई कि अगर पौधल भूमि है, अगर पर्वतीय भूमि है, अगर मालगुजारी है, जाब्ती है, तो कितना कर लगना है, उस आधार पर किसान भी निश्चित हो गया कि मुझे अगले 10 वर्षों तक कितना कर देना है। और सरकार या स्वयं शासक जो है या सम्राट जो है वो भी निश्चित हो गया, उसको भी इस चीज़ का अनुमान हो गया कि मेरे पास कितना कर आना है। यानी एक तरह से 10 वर्षों के लिए निश्चित हो गया कि कर कितना प्राप्त होना है और उस कर का भुगतान किसान द्वारा कितना किया जाएगा। हालांकि ये जो व्यवस्था थी ये बहुत उत्तम व्यवस्था थी, लेकिन जहांगीर ने इसका कुछ अनुसरण किया, कुछ पालन किया, उसके बाद से ये पतन की ओर गया और शाहजहां ने इसमें
कमी कर दी, अपने स्तर पर एक नई प्रथा लागू कर दी, और अंत में जो औरंगजेब आया उसने इस प्रथा को बिल्कुल बंद कर दिया, उसने अपने लिए एक नई प्रथा लागू की। तो ये जो भूमि कर व्यवस्था थी, जैसे कि यहाँ पर जो जाति प्रथा की बात हमने की, इस जाति प्रथा की जगह पर औरंगजेब जो है उसने कौन सी प्रथा लागू की? मशक प्रणाली लागू की। यानी एक तरह से उसने पूरी तरह से इस चीज़ को नकार दिया, और उसने क्या कह दिया कि केवल अनुमान के आधार पर ही कर बांटा जाएगा, कर का निर्धारण किया जाएगा। फिर अंत में अगर हम बात करें इसी बिंदु पर आगे, तो आय के जो अन्य स्रोत इसमें थे, यानी इस व्यवस्था में, राजस्व व्यवस्था में जो आय के अन्य स्रोत थे वो भूमि कर के अलावा और किस रूप में थे? तो पहला था नजराने या उपहार के रूप में, नजराना या उपहार। नजराना से मतलब कि जैसे कोई अधिकारी बना है, कोई नया जागीरदार आया, कोई नया सरदार आया है, तो वो उपहार स्वरूप या नजराने स्वरूप, या प्रजा में से भी अगर कोई व्यापारी वगैरह चाहे तो वो नजराने उपहार के स्वरूप में राजा को कर जमा करवा सकता है, यानी वो जो जमा करवाएगा वो उसका कर कहलाएगा। इसी तरह से व्यवसाय कर, व्यवसाय कर से मतलब है कि जो उद्योग धंधे चला रहे हैं, जो व्यापार चला रहे हैं, वो कर का भुगतान करेंगे। कारखानों से आय, जो उत्पादन है, जो इनकम हो रही है कारखाने के मालिक को, वो कर देंगे। धार्मिक कर जैसे यात्रा कर, जैसे जजिया कर। इसी तरह से लावारिस संपत्ति, लावारिस संपत्ति, तो ये लावारिस संपत्ति से मतलब था कि जो जिसका कोई मालिक नहीं है उसका उस पर हक किसका हो जाएगा? स्वयं सम्राट का या शासन का हो जाएगा। ऐसे ही अधीनस्थ राजाओं से कर वसूल करना, यानी जो राजा के अधीन या अकबर के अधीन या मुगल शासक के अधीन रह करके अपनी सरकार चला रहे हैं, वो भी सरकार को क्या करेंगे? कर का भुगतान करेंगे। और फिर फीस, जुर्माना या फिर चुंगी कर, ये कुछ कर अलग से और प्रकार हैं इसके, जिस रूप में राजा को या शासन व्यवस्था को कर प्राप्त होता था। तो ये जो अकबर के द्वारा प्रारंभ में, जैसे बाबर जो था वो मुगल कालीन संस्थापक था, लेकिन उसके द्वारा इतना कुछ किया नहीं गया प्रशासन के लिए। और हुमायूं जो था वो तो अपने जीवन भर वैसे ही ठोकरे खाता रहा, उसका कभी स्थायी कुछ रहा नहीं। तो उसने जितना जीवन जिया वो केवल ठोकरे खा करके ही जिया। उसने जितना अपना जीवन यापन किया वो केवल ठोकरों के आधार पर ही किया। तो हम हुमायूं के विषय में भी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद जो अकबर आया, उस अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्न रखे। 9 रत्न का मतलब जो 9 अलग अलग विभाग दिए गए, अलग अलग अधिकारी बनाए गए, महत्वपूर्ण जो विभाग बांट दिए गए, उनको जिन विभागों को बांटा गया वो विभाग या वो विभागाध्यक्ष क्या कहलाए? नवरत्न कहलाए। और उन नवरत्नों में से ही एक टोडरमल भी थे, यानी जो हिंदू राजा उनके दरबार में थे, जो कुशल शासन व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे थे। उन्हीं में से थे एक टोडरमल। और टोडरमल ने भूमि कर के विषय में अपना योगदान दिया, जिसके विषय में हमने देखा भी कि वे दीवाने अशरफ के पद पर काबिज थे। और दीवाने अशरफ के पद पर रहते हुए उन्होंने 4 तरह के भूमि कर बांट दिए, भूमि को 4 भागों में बांट दिया। 4 प्रकार की भूमि उन्होंने बता दी, जिसमें पोजल, परोती, चाचर और बंजर थी। पोजल में 1 वर्ष में 2 बार कर लिया जा रहा था, परोती में 1 वर्ष में कर लिया जाता, फिर 1 वर्ष के लिए खाली और फिर 1 वर्ष के लिए कर, यानी उस पर उत्पादन होता था। फिर चाचर भूमि, जिसमें 1 वर्ष के लिए फसल बोई जाएगी, फिर कुछ 2-3 वर्षों के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद फिर फसल बोई जाएगी। और बंजर, जो समय में कभी कभी या वर्षों में कभी कभी काम आती हो। फिर उन्होंने इसी भूमि को 3-3 भागों में और बांट दिया, उत्तम, मध्यम और खराब, उत्तम, मध्यम और खराब, उत्तम, मध्यम और खराब। तो इस प्रकार से कुल जो है वो 9 प्रकार की भूमि हो गई। कर का निर्धारण पिछले 10 वर्षों के आधार पर किया जाता था। इसका फायदा ये हुआ कि सरकार को भी पता रहने लगा, और अगले 10 वर्षों तक ये निश्चित कर दिया गया कि इसको इतना ही कर देना। तो इसका फायदा सरकार को ये हुआ कि उसके पास निश्चित आंकड़े रहते थे कि हमें कितना कर प्राप्त होगा, और किसान को भी ये निश्चित रहता था कि हमें कितना कर चुकाना है। और ये जो कर व्यवस्था थी, इसकी कर व्यवस्था में जहांगीर ने कुछ अपनाया, लेकिन शाहजहां और उसके पश्चात औरंगजेब ने इसको बिल्कुल बंद कर दिया। और औरंगजेब के विषय में तो कहते हैं कि जाति प्रथा की जगह उसने
मशक प्रथा को लागू किया। तो ये था आज का हमारा बिंदु मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था के विषय में जो कि हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आज भी आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा, बहुत कुछ मैंने समझाने की कोशिश भी की और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए बिंदु के साथ। तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखें, दूसरे विषयों को भी आप इसी तरह से निरंतर पढ़ते रहें। मिलेंगे फिर से एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा और अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।